अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। पंजाब में चौधरी परवेज इलाही की सियासत गिरगिट की तरह हर रोज नए रंग में नमूदार हो जाती है। 10 सीटों के साथ वजारत आला के मजे लूटते परवेज इलाही कब इमरान खान को खरी खरी सुनाने लगे और कब कप्तान की शान में आसमान और जमीन के कुलाबे मिलाने लगे, कुछ पता नहीं चलता। कब कप्तान का बुत बनाकर उनकी उस करने लगे और कब उसी बुत पर पत्थर बरसाने लगे, किसी को कोई खबर नहीं। चौधरी परवेज इलाही कब कप्तान की पॉलिसीज पर तनकीद की बंदूकें तानने और कब कप्तान को कायदे-आज़म सानी करार देने लगे, यह भी कोई नहीं जानता। चौधरी परवेज इलाही कब इमरान खान की सियासत को बाजवा की मरहून मिन्नत करार देने लगे और कब कप्तान की जात पर फूल बरसाने लगे, शायद इस सब को चौधरी परवेज इलाही से बेहतर कोई नहीं बता सकता। चौधरी परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लेने से पहले पंजाब में ऐसी बदएतमादी की फजा पैदा कर दी है कि सियासत एक पहेली बनकर रह गई है। कल चौधरी परवेज इलाही कौन सा पैंतरा बदल ले, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी गुज़श्ता रोज की बात है कि चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने से ही ना सिर्फ मुकर गए बल्कि तहरीक इंसाफ वालों को उनकी औकात याद दिला दी। परवेज इलाही साहब ने क्या फरमाया, जरा उसके साथ रखते हैं। जो गवर्नर ने आर्डर दिया है हम उसके आर्डर को मानते नहीं है, इलीगल आर्डर है। तो अगर हम मान लेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें सारी कमी हमारी है और जो गवर्नर चाहता है इलीगल आर्डर करके उसको हम कंफर्म कर दें, ये नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ जो कुछ लीडरशिप है पीटीआई की, उनको जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। उनकी अपनी हुकूमत है, वो खुदा का खौफ करो। जो आपका हाल हुआ था 25 तारीख को, आपकी जुबानें बाहर आई हुई थी और लाले पड़े हुए। अब परवेज इलाही के इस बयान के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ समेत पूरी पार्टी सर पकड़कर बैठ गई कि परवेज इलाही को एतमाद का वोट दिलाकर असेंबलियां तहलील कराएं या खुद इस्तीफे देकर असेंबली से बाहर आ जाएं। अभी तहरीक इंसाफ इसी कश्मकश में थी कि चौधरी परवेज इलाही ने एक और बयान दाग दिया जिसमें चौधरी परवेज इलाही साहब फरमाते हैं कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इमरान खान जैसा खरा आदमी कोई नहीं। इमरान खान साहब जैसा लीडर नहीं पैदा होगा। कायद-ए-आज़म के बाद इतना ऑनेस्ट लीडर आपको पहली दफ़ा मिला है और इंशाल्लाह आप बेसब्रे ना हो। उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की करनी है। अब समझ नहीं आती कि परवेज इलाही की कौन सी बात माने, किस बात पर यकीन करे। परवेज इलाही खुद कंफ्यूज है या पूरी तहरीक इंसाफ को अपने बयानात से कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहला वाकया नहीं कि जब चौधरी परवेज इलाही कप्तान से मुतालिक अपने ही बयानात से मुकर गए। चौधरी साहब का मशहूर ज़माना बयान किसे याद नहीं है जिसमें उन्होंने कप्तान से मुतालिक इंकशाफ किया था कि दौरान इक़्तिदार कप्तान की नीतियाँ बदली गई। अब ख्याल किया जा रहा था कि परवेज इलाही इमरान खान से इस बयान के बाद राहें जुदा कर लेंगे, मगर अगले ही दिन चौधरी परवेज इलाही खुद बनी गाला पहुंच गए। अभी चंद ही रोज पहले परवेज इलाही ने जनरल बाजवा पर तनकीद को लेकर इमरान खान को शदीद बुरा भला कहा कि अब अगर किसी ने बाजवा साहब से मुताल्लिक कोई बात की तो ना सिर्फ वो बल्कि उनकी पूरी पार्टी जवाब देगी। अब इस बयान के चंद ही घंटे बाद हमने देखा कि मुनस इलाही साहब जमान पार्क पहुंच गए और इमरान खान साहब के साथ खुशगपियों में मसरूफ है। हालिया सियासी मंजरनामे में सादा से सवाल तो बहुत सारे हैं। इंतहाई ज़्यादा सवाल यह है कि कौन किससे गेम कर रहा है। चौधरी परवेज इलाही ने कप्तान समेत पूरी पीटीआई को आगे लगा रखा है या इमरान खान और पीटीआई चौधरी परवेज इलाही के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। और सादा सा सवाल तो यह भी है कि इस सारे ड्रामे का ड्रॉप सीन कब और क्या होगा। क्या वाकई पंजाब में एतमाद का वोट होने जा रहा है, और अगर एतमाद के वोट का मामला आता है तो क्या परवेज इलाही 186 का नंबर पूरा कर पाएंगे। क्योंकि अभी कल ही की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोमिना वहीद साहिबा हमारी प्रोग्राम में थी और वो कह रही थी कि वो अकेली नहीं है बल्कि तकरीबन 2.5 दर्जन लोग ऐसे हैं जो परवेज इलाही को वोट नहीं देना चाहते। अब एतमाद के वोट से राह फरार इख्तियार की जा रही है कि चौधरी परवेज इलाही ये कह रहे हैं कि गवर्नर का उनको एतमाद का वोट लेने का कहना गैर आईनी इकदाम है। दूसरी तरफ गवर्नर अपने इस बात पर डटे हुए हैं कि ये आईनी मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच विचार कर रही है कि अगर परवेज इलाही इस्तीफे के लिए तैयार नहीं होते यानी असेंबली डिसॉल्व नहीं करते हैं तो क्या हम इस्तीफे देकर बाहर आ जाएंगे। इमरान खान साहब क्या है, कोई सारे मामले पे क्या सूट करता है, इसी पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये कहने दीजिए कि आपने हमारी प्रोग्राम में ये प्रेडिक्ट किया था कि इमरान खान साहब ने जो 5 दिन का गैप दिया है असेंबलियां तहलील करने के मामले में, वो इस इंतजार में है कि पीडीएम खुद कुछ ना कुछ कर दे। और हमने देखा कि ऐसा ही हुआ कि पीडीएम खुद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आई परवेज इलाही के खिलाफ, इसलिए कि असेंबलियों की रेजोल्यूशन को रोका जाए। अब इस सारे मामले में मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि पंजाब की इस सियासी मंजरनामे में कौन किससे गेम कर रहा है। देखिए, मेरे ख्याल है सभी अपने आप को डेढ़ होशियार समझते हैं
लेकिन गेम असल में इन्हीं के साथ हो रही है। जो जहाँ से एडवाइस सीख करते हैं वो कितना साथ देंगे, कब कितना साथ दे सकते हैं। इस वक्त जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो ज़ाहिर है आगे क्या कहते हैं, यू नो, ही इज़ बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। वो कहते हैं हमारी विजन एक है इमरान खान साहब के साथ, तो इमरान खान साहब की विजन तो बड़ी क्लियर है कि असेंबलियाँ को तहरील करें, एतमाद का वोट लें। कल जो उन्होंने गुफ्तगू की थी कि भाई आपको इतनी जल्दी क्यों हो रही है, जैसे आप ही ने पूछा पाता मैं अब एतमाद का वोट कब ले रहे हैं, कहते हैं आपको इतनी जल्दी क्यों हो रही है और मैं तो ये लूंगा नहीं। तो फिर अगर ये नहीं लेना था एतमाद का वोट तो फिर अंडरटेकिंग क्यों दी थी। बैरिस्टर अली जफर साहब ने जो कोर्ट को इन रिटन दे दिया है तो अब इसके बाद तो कोई मामला रह नहीं जाता ना। आपने रिटन कह दिया है कि लूंगा एतमाद का वोट, असेंबलियाँ भी नहीं तहरील करूंगा। तो ये अगर तो ये जाहिर है कि पहले 10 मिनट दिए गए, फिर 2 घंटे दिए गए, आपको पता है किस तरह से अंडरटेकिंग हुई थी। तो इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इवेंचुअली वही करेंगे जो वो चाहते हैं। दोनों का जो गुफ्तगू करने का तरीका है एक दूसरे के हवाले से वो बड़ा, मतलब वो उनकी तारीफ करते नहीं थकते या इनकी तारीफ नहीं करते थकते। फिर कहीं ना कहीं वो इनको 25, आपने देखा होगा कल भी उन्होंने कहा ये 25 को जो थे इनके साथ क्या हुआ था, शुक्र नहीं करते ना शुक्री करते हैं, और आज फिर धमकी भी आ गई है इमरान खान साहब की तरफ से। तो मैं नूरा कुश्ती तो नहीं कहूँगी इसे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे अभी और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं छोड़ेंगे, मेरा नहीं ख्याल इस्तीफे देंगे। अगर तो इमरान खान साहब इस्तीफे का रूट अपनाते हैं एतमाद के वोट के, अगर उनको नहीं लग रहा कि परवेज़ इलाही साहब सीरियस हैं, तो उनको और सुबकी हासिल होगी, क्योंकि बहुत सारे पीटीआई के अरकान नहीं वोट करेंगे और वो नहीं इस्तीफे देंगे। कहाँ से इस्तीफे दिलवाएंगे इमरान खान साहब, फिर भी हुकूमत नहीं मिल रही, पार्लियामेंट से इस्तीफे आपने दिलवा दिए, वहाँ पर लोग कोर्ट चले गए कि हमने इस्तीफे नहीं देने, अब आप कह रहे हैं यहाँ से भी इस्तीफे दे दें। फिर खैबर पख्तूनख्वा में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, उनका क्या करेंगे। मतलब आप लोगों को तो सूट नहीं करता, और इमरान खान साहब को अगर इतने जान के लाले पड़े हुए हैं तो ये जो इतनी सिक्योरिटी इनको हासिल है ये तो तहरील करने के बाद नहीं रहेगी। अच्छा, मैं इस तरफ आता हूं। अब आप देखिए सर, मुझे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वो नेपिया बदलने वाले मशहूर ज़माना बयान से लेकर कल सबकी ज़ुबानें बाहर आने वाले बयान तक, चौधरी परवेज़ इलाही ने पीटीआई को आगे लगाया हुआ है या परवेज़ इलाही के पीछे पूरी की पूरी पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई छुप रहे हैं? देखिए, परवेज़ इलाही साहब ने जो कल गुफ्तगू की है उसका बहुत 2 मायने निकलते हैं। एक ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोगों की उनको सपोर्ट हासिल है, वो पता है कि इस्तीफे नहीं देंगे वो, और ये उम्मीद भी वो कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को जाहिर है, क्योंकि वो इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं मुझे तो दूर दूर तक इंतखाबात नज़र नहीं आ रहे, तो शायद वो ये समझते हैं कि वो समझा भी पाएंगे इमरान खान साहब को कि अगर हमारे असेंबली तहरीक करने से भी डेट नहीं मिलती हमें तो फिर हम क्या कर लेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि मतलब इट्स अ वेट एंड वॉच गेम, लेकिन ज़ाहिर सिंसियरिटी तो किसी के लिए भी नहीं है। और मगर मेरा ख्याल है काफ लीग को पीटीआई की ज़रूरत तो है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि अगर वो चौधरी शुजात के पास वापस नहीं जाते और अगर तो कोई अंडर द टेबल डील हो गई है नून लीग के साथ तो देन वी विल फाइंड आउट, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि खुद इमरान खान भी यही चाहते हैं कि असेंबली डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए, यानी इमरान खान भी वही चाहते हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब सुबह वो चाहते हैं जो वो पिछली रात चाहते थे, और वो दोपहर को वो चाहते हैं जो वो सुबह चाहते थे। तो मेरा ख्याल है उनकी चाहतें काफ़ी तब्दील होती रहती हैं और उनके मिजाज भी तब्दील होते रहते हैं, उनके बयानात भी तब्दील होते रहते हैं, और वो यू टर्न के हवाले से बात नहीं है। मेरा ख्याल है उनको ये लगता है कि नाउ इफ आई पुल दिस प्लग देन एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वांट इट टू बी। मगर ऐसा हो नहीं रहा ना, वो बहुत कोशिशें कर चुके हैं, उनको लगा था लोग उनको सीरियसली लेंगे, उनको लगा था कि लोग लाखों की तादाद में निकलेंगे, उनको लगा था कि वो पूरा पार्लियामेंट के अराउंड जो है वो सीज कर देंगे, उनको लगा था कि उनको केसेस से बिल्कुल बरी कर दिया जाएगा, उनको लगा था कि परवेज़ इलाही साहब फौरी तौर पर असेंबली तहरील कर लेंगे, उनको लगा था कि वो डिसीजन ले लेंगे और पूरी पार्टी अपना सर खाम कर देगी। उन्हें लगता है ऐसा होता नहीं है। नहीं, ये फीलिंग तो इमरान खान के अंदर भी है कि अगर असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे वो पंजाब और केपी की, तो उसके बाद जनरल इलेक्शंस उनको नहीं मिलेंगे। शायद यही वजह है कि इमरान खान खुद वेट एंड सी की पॉलिसी पे गामजन है और इसको डिले करना चाहते हैं। जैसे परवेज़ इलाही ने कहा था कि 4 महीने तो आप असेंबलियों की तहलील भूल जाएं, इमरान खान भी ये समझते हैं कि अगर असेंबलीज को तहलील करना ही है तो फिर कुछ देर से करें, यानी उस वक्त करें जब उनको इस बात का यकीन हो जाए कि इस फैसले के बाद अब आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो कि अभी मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा।
मतलब इसलिए ऐसे बात अखज़ की जा सकती है। आई थिंक इट्स पॉसिबिलिटी कि सेविंग ग्रेस उनको परवेज़ इलाही साहब ही दे रहे हैं कि वो अब ये गुफ्तगू करेंगे, जी हमने तो एतमाद का वोट ही नहीं लेना कि गवर्नर साहब को आईनी और कानूनी तरीका ही नहीं पता और मैं क्यों ऐसा गैर कानूनी काम करूंगा, और वो कौन होते हैं मुझे असेंबली में कहने वाले कि मैं एतमाद का वोट लूँ। अब ये भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट अलवी साहब, आपको पता है आजकल इत्तेहादियों में भी नहीं बन रही, हो सकता है कि अलवी साहब कह दें कि प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट ले लें। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये मामला बहुत सीरियस है। अगर ये IMF की टीम जो आ रही है और अगर इनके साथ अब ये डील नहीं बनती, उन्होंने हालांकि अभी तो कहा है कि अंडरस्टैंडेबल है पाकिस्तान के हालात और वो महंगाई उनको समझ आ रही है कि टैक्सेस नहीं लग सकते लोअर तबके पे, तो मेरा ख्याल है कि ये खुशाइन खबर है कि वो आ रहे हैं, कोई ना कोई बात होगी, कोई ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो दैट टेक्नोक्रेट ऑप्शन इज विजिबल, वायबल एंड वेरी वेरी डूएबल। बट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर ये तो खुद आज प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि उनकी IMF की डायरेक्टर से भी बात हुई है और फिर चीनी वजीर आजम से भी बात हुई और चीनी वजीर आजम की IMF डायरेक्टर से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारा दोस्त मुल्क है आप इनकी मदद करें, और IMF भी आ रहा है, जिनेवा की साइडलाइंस पे भी IMF के साथ एक मुलाकात स्केड्यूल्ड है। तो सिग्नलिंग तो यही है कि हुकूमत के पार्ट पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। अरेबिया में आपके जनरल आसिम मुनीर भी हैं, सऊदी अरेबिया का दौरा जनरल आसिम मुनीर भी कर रहे हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट कि सबसे पहले तो वहां से भी आनी है ना, तो थिंग्स आर लुकिंग गुड। बट आई एम जस्ट सेइंग कि इफ दिस इकोनॉमी डज सर्वाइव देन भी इमरान खान साहब को तब भी इलेक्शन नहीं मिलते। अगर ये इकोनॉमी जिस तरह से ये लगे हुए हैं कि पाकिस्तान का जो भट्टा है ये बिठा ही दें, क्योंकि ये खुद नहीं वज़ीर आज़म हाउस में बैठ सकते, तो वो भी नाकाम अगर हो जाएगा। अगर IMF से भी हो गया प्रोग्राम, सऊदी अरेबिया ने पैसे दे दिए, CPEC पे भी तेजी आ गई, तो फिर जाहिर है ये जो महंगाई का रोना वो रो रहे हैं वो भी शायद 2-3 दिन में थोड़ा सा मांझ पड़ जाए, तो फिर इमरान खान साहब को नहीं सूट करता ना असेंबलियां तहलील करना। और जाहिर है कि जो अयाशियों की आदतें लग गई हैं इनके KP के मिनिस्टर्स को, वो कैसे गिव अप करेंगे। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि ऑपरेशन भी है, और अगर ऑपरेशन हो जाता है तो आपको लगता है कि वहां पर इलेक्शंस हो सकेंगे। तो ये सब कुछ इमरान खान साहब को पता है, लेकिन इमरान खान साहब जाहिर है कि अभी फौरी तौर पर तो यू टर्न नहीं लेंगे ना, अभी 1-2 गुफ्तगू वो करेंगे इसके ऊपर इल्जाम, फिर परवेज इलाही साहब उनके लिए थोड़ा आसानी करेंगे, थोड़ा सेविंग ग्रेस वो देंगे। तो असेंबलियां तो तहलील इन्होंने मेरा नहीं। इस सारे सियासी मंजरनामे में एक और बात भी याद रखनी चाहिए ना कि एक केस इमरान खान साहब को 9 तारीख को है, एक 11 तारीख को है, एक 17 को है, एक 18 को है, एक 23 को है, एक 27 जनवरी को है। यानी दिसंबर तो सितंबर था ही, जनवरी के अंदर भी केसेस की भरमार है, बैक टू बैक केसेस लगे हुए हैं। तो गिरफ्तारी और नाअहली का खतरा भी तो है। नाअहली का खतरा मुझे तो लगता है, देखिए रेहान आपको पता है कि वो जो इलेक्शन कमीशन की तौहीन के हवाले से जो केस चल रहा था, जिसके लिए उन्होंने पिटीशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर लाहौर हाई कोर्ट में, फिर कराची हाई कोर्ट में, मतलब कराची तक पहुंच गए, सिंध कोर्ट पर पहुंच गए कि कहीं ना कहीं से उनको ये मतलब मिल जाए ये बात कहने को कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो तौहीन इलेक्शन कमीशन का उन पर मुकदमा दर्ज करें या उनको इस हवाले से बुलाएं। फिर सुप्रीम कोर्ट से जब उनको ये पता चला कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसकी नाअहली की मुद्दत वही है जो अदालत की नाअहली की मुद्दत है, विच मीन्स कि आप अदालत में भी अगर तौहीन करते हैं तो उसका 5 साल है और इलेक्शन कमीशन की भी 5 साल है। तो तोशाखाना में हम देख सकते हैं कि 62-63 का होना था, फिर 63(1)(p) लग गया। तो जाहिर है कि जो ये चाह रहे थे नून लीग वाले वो नहीं कर पाए। लेकिन मेरा ये अंदाजा है कि सबसे ज्यादा डैमेज इनको ये इलेक्शन कमीशन वाला केस करेगा और दूसरा वो टेरियन वाला मामला। और लेट्स नॉट फॉरगेट ये जो बाजवा इमरान मोहब्बत इस वक्त चल रही है, यानी एक रोज़ एक नया कॉलम आ जाता है, एक नया इंकशाफ होता है, शिकवा जवाब शिकवा हो रहा है। यहाँ इमरान खान साहब जो है बाजवा साहब से मुतालिक बात करते हैं, वहाँ से बाजवा साहब जो है उनकी कोई ना कोई स्टेटमेंट सामने आ जाती है। आज भी लगी हुई है वो LNG डील से मुतालिक कि LNG जो शायद खान अब्बासी डील करके गए थे बहुत अच्छी थी, यहाँ नदीम बाबर को ला के एक खांचे लगाए गए। इसको किस तरह से देख रहे हैं? यानी आपको लगता है कि अभी जो इस्टेब्लिशमेंट से राहें हमवार करने की कोशिश की जा रही है ये भी हमवार होती हुई दिखाई नहीं दे रही? मेरी ख्वाहिश तो है कि एक मुलाकात हो जाए जो ज़रूरी भी है, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो रही। देखिए, पावर और अथॉरिटी ऐसी चीज़ है जिसकी अगर एक दफ़ा आपको आदत हो जाए ना तो फिर आपको वो गिव अप करना बड़ा मुश्किल होता है। और जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने काफ़ी अरसे तक वो पावर को एंजॉय किया, वो अभी भी सीन से बाहर नहीं होना चाहते। अक्लमंदी तो यही होती कि वो ये जो गलतियाँ वो कर चुके हैं, जिनकी निशानदेही वो पहले कर चुके हैं, वो गलतियों को दोहराते ना और उनकी डिटेल्स में ना जाते। लेकिन जाहिर है इमरान खान साहब भी रुकने वाले नहीं हैं, तो फिर इमरान खान साहब जब बोलते हैं तो फिर वो भी बोलते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि सीधी सी बात यह है कि मुझे ये बता दिया जाए कि जब बाजवा
साहब इनके लिए तमाम तर चीज़ें कर रहे थे। तो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब भी थे, वो तो बहुत करीब थे, वो तो DGISI भी थे, फिर वो कोर कमांडर पेशावर भी थे जहाँ पे इमरान खान साहब जाके छुप भी गए थे बहुत अरसे तक। तो फिर ये जो एक डिवाइड नज़र आती है उस पर बाजवा साहब का जिक्र खैर करेंगे कि फैज़ साहब का क्या रोल था, क्योंकि फैज़ तो आपसे इंस्ट्रक्शंस देते थे, जनरल फैज़ तो जनरल बाजवा से इंस्ट्रक्शंस देके करते थे ना, सारा कराने वाले तो बाजवा साहब थे। तो फिर वो जनरल फैज़ हमीद का किरदार कब और कैसे तब्दील हो गया, और वो क्यों उन्होंने कबल अज़ वक्त अपनी रिटायरमेंट ले ली वक्त से पहले, मुद्दत से पहले। ये सब सवालात की अगर वो भी जवाब दे दें बाजवा साहब तो बहुत अच्छा होगा। अमरीकी ताल्लुकात में कहाँ पे तनाव आया, अमरीका ने क्या मांगा जो इमरान खान साहब नहीं माने, बहुत सारी चीज़ें जिन पे से पर्दा उठना चाहिए वो नहीं उठ रहा। लेकिन ये साजिश, मुझे कत्ल करने की साजिश, मुझे इन्होंने साजिश की थी। अब मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इमरान खान साहब की टाइमलाइन में वो तौसी करने की ऑफर पहले की गई थी या उनको कत्ल करने की साजिश का पहले था। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी नहीं ये कह रहे थे कि इलेक्शंस कराने तक जनरल बाजवा को रहने देते हैं, फिर वो उनको थोड़ी सी तौसी दे दें तो इलेक्शंस तक वो कंटिन्यू करें, मार्च में इलेक्शंस करा दें। ये तजवीज़ उन्होंने दी थी, उस वक्त उनको नहीं पता था ये साजिश हो रही है। वो साजिश तो उन्होंने पहले कल डेट जो दी है और उनके मुताबिक एजेंसीज के अंदर उनके सोर्सेज भी थे जो सब कुछ बता देते थे उनको। जाहिर है वो जनरल फैज़ हमीद थे ना, सोर्स इतनी बड़ी सोर्स तो वो थे, और जनरल फैज़ हमीद के भी जाहिर है आगे पीछे लोग होंगे, उनकी सोर्सेज तो बहुत थी। और जाहिर है प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इंटेलिजेंस उनकी है। भाई मैं हैरान हूं कि हर चीज़ कबल अज़ वक्त इमरान खान साहब को पता होती है। यहाँ तक कि एजाज चौधरी साहब लिख देते हैं ट्वीट पे कि मैंने कहा था वजीराबाद में इन पर हमला होगा, फिर भी सिक्योरिटी टाइट नहीं की जाती, फिर भी कुछ नहीं होता। तो मतलब या तो ये समझते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं और ये GIT वाला मामला बड़ा अच्छा है कि अपनी मर्जी का GIT बनाओ, 3 दफा उसमें तब्दीलियां करो, फिर अपनी ही एक वर्जन सुना दो दूसरों को, फिर DPO आपका, हुकूमत आपकी। आप ये देख लीजिए ये परवेज इलाही को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे। परवेज इलाही तो उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है जो कि कह रहे DPO ना पेश हो, और परवेज इलाही का बार बार कहते हैं परवेज इलाही को बड़ा। और फिर सवाल तो ये भी है ना कि DPO गजनफर साहब अभी तक DPO गुजरात हैं, वो भी तब्दील नहीं हो रहे। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो वही रहेंगे, और मेरा ख्याल है कि सब चले जाएंगे, DPO नहीं जाएंगे। मुझे तो लगता है बुज़दार साहब की हाय लग गई है पंजाब को, जब से बुज़दार साहब गए हैं बस कोई स्टेबिलिटी नहीं आके दे रही पंजाब असेंबली में। तो मेरा ख्याल है बुज़दार साहब को ही वापस ले आए इमरान खान साहब, शायद ऐन का फ़र्क आ जाए। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि अब ऐन गैन वाला चक्कर भी खत्म हो गया है। ये जो इल्मुल आदाद के तहत मामला चलते थे वहां भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है। क्विकली जरा इस पे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे फिर ब्रेक लेनी। प्राइवेट लाइव पे कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन आपकी इतला दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया सीनियर एंकर पर्सन तजिया कर सना बुच्चा साहब मौजूद थी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे शहर कायद का रुख करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला किया है कि इंतखाबात तो होंगे। हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची हमारे ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहर कराची में बल्दियाती इंतखाब तमाम तर तनाज़ात के बावजूद अब मुमकिन होता दिखाई दे रहा है। आज इलेक्शन कमीशन में कराची बल्दियाती इंतखाबात में वोटर लिस्टों पर एतराज़ात से मुताल्लिक MKM की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इससे पहले हल्का बंदी पर भी MKM अदालतों में जाती रही है। MKM तमाम इशूज़ को एक साथ ही क्यों नहीं सामने ले आती। इलेक्शन कमीशन ने कराची बल्दियाती इंतखाबात में वोटर लिस्टों से मुताल्लिक दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि कराची बल्दियाती इंतखाबात किसी सूरत ताखीर का शिकार नहीं होंगे। MKM का मुतालबा इस वक्त नई हल्का बंदियों का है। मौजूदा वोटर लिस्टों पर भी उनको एतराज़ात हैं। दूसरी जानिब कराची में हालिया शिकस्तों के बाद महाजरों के तमाम सियासी धड़े एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने में मसरूफ है। बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा के लिए इस वक्त सिर्फ MKM पाकिस्तानी सरगर्म दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी और MKM सिंध में इत्तेहाद होने की वजह से MKM काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी पर नई हल्का बंदियों का दबाव डाल रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि इतने कम वक्त में ये सब मुमकिन नहीं है। आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास भी बेनतीजा रहा। इस मामले पर मुस्लिम लीग नून की सालिसी भी काम नहीं आई। सिंध हुकूमत की कानूनी टीम ने इजलास को बताया कि नई हल्का बंदियों में 4 माह लगेंगे। MKM ने शिकवा किया कि उनके किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे। उधर जो सूबाई वजीर है नासिर हुसैन शाह, उन्होंने जमात इस्लामी की क़यादती इलेक्शंस वक्त पर कराने की यकीन दहानी भी करा दी है। इस हवाले से नासिर हुसैन शाह साहब क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। 15 को इलेक्शन होंगे, और जो बात की है हम लोग सब उसी में ही है।
अब इस वक्त तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी कराची के इलेक्शंस जा रहे हैं और बज़ाहिर उनकी तैयारी मुकम्मल दिखाई दे रही है, लेकिन चूंकि एमक्यूएम इस वक्त इलेक्शन कमीशन में है, उसके अलावा एमक्यूएम हुकूमती इत्तेहाद और सिंध की सूबाई इत्तेहाद में भी शामिल है, जिसकी वजह से वो पीपल्स पार्टी और विफाक पर कराची इलेक्शंस को मुलतवी कराने का दबाव भी डाल रही है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना कि इलेक्शंस कराना उनकी आईनी जिम्मेदारी है और इंतखाबात तो वक्त पर ही होंगे, ये किस कदर खुशाइंद है और क्या इसके बाद भी आपको किसी धरने या एहतजाज की जरूरत है? नहीं, धरना तो हम कल देने गए थे और वहाँ हुकूमत ने हमें यकीन दहानी करवाई कि हम इलेक्शन कराना चाहते हैं और आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से बात आ गई है। मेरा ख्याल है कि अब हर चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए और इलेक्शन होना चाहिए। अब मजीद किसी साजिश का मुतहम्मिल ये शहर कराची नहीं हो सकता। अलबत्ता पीपल्स पार्टी में नहीं, लेकिन आप सब कथा कलामी के लिए माजरत, ये जो डीलिमिटेशंस का इशू है ये तो ना एमक्यूएम अपने पार्ट पे करा सकती है, ना ही वो मुतालबा करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से करा सकती है, क्योंकि हुकूमत का मैंडेट नहीं है कि डीलिमिटेशंस करे। डीलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है। तो कोई भी चाहते हुए, जब इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि इंतखाबात ताखीर का शिकार होने चाहिए, तो कोई जमात ये चाहे कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हो जाए तो वो कैसे कर सकती है इस पे ताखीर? देखिए, वो नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद 3 मरतबा करवाए हैं ना इन्होंने। एक दफा बारिश को बहाना बनाया तो 34 दिन आगे बढ़वा दिए। एक मरतबा सैलाब को बहाना बनाया और उसमें भी बारिश की फोरकास्ट गलत दे दी कराची की, और एक मरतबा नफरी को बहाना बनाया, और ये असल में तो दोनों एक थे, इसकी वजह से हो रहा था। जब आप सीएम ऑफिस के बाहर पहुंचे कल, तो आपको क्या फीलिंग आई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंसियर है इंतखाबात कराने में और वो चाहती है कि वाकई इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए? देखिए, नासिर शाह साहब ने पहले भी मुझसे कहा था और कल भी ये बात उन्होंने सबके सामने कही कि हम इलेक्शन कराना चाहते हैं और ये हम मामलात को देख रहे हैं। लेकिन जब मैंने उनसे ये कहा कि फिर आप उस खत को वापस ले लें जो आपने इलेक्शन कमीशन को लिखा है, और उसमें लिखा है कि एमक्यूएम ये चाहती है कि इलेक्शन ना कराए जाएं और कोई कानून में तब्दीली कर दी जाए, तो उस पर उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपनी क़यादत से भी ये बात करके इदारा-उल-हक़ हम आएंगे और आपको क्लियर कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक इन्होंने ऐसी चीज रखी हुई है जिसको बुनियाद बनाना चाहते हैं, अगरचे के नाकाम होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में भी आप देखें यही काम किया गया और कोर्ट ने फिर इसको अंडू कर दिया। वो अलग बात है कि अभी अपीलों में गए हैं, टाइम गेन कर रहे हैं। यहां भी असल में ये लोग यही चाहते हैं कि किसी तरह टाइम गेन करें। उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आपको वक्त देता है कि आपकी अगर कोई रिजर्वेशंस हैं, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं हुई, तो आप उसको ठीक करा सकते हैं। तो क्या उस वक्त अपीलें दायर नहीं की गई थी? जी हाँ, ये वही वक्त था, ये वही वक्त था कि जब रिजीम चेंज हो रही थी। और देखें, तहफ़्फ़ुज़ात हमें भी थे, हम भी गए थे इलेक्शन कमीशन में, हमने भी अपना केस प्लीड किया था। कुछ जगहों पे हमें कामयाबी मिली, अक्सर जगहों पे नहीं मिली, लेकिन हम प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम रुक कर खड़े होकर मजीद 10 साल, मजीद 4 साल बल्दियाती इलेक्शन को आगे नहीं बढ़ा देना चाहते, जो लोग ये चाहते हैं। जिस तरह इन्होंने 6 साल 2009 से 2015 तक नहीं कराए और अब 2.25 साल से नहीं करा रहे, और ये इत्तेहाद में रहते हैं हमेशा। आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी को कन्विंस किया, क्योंकि उन्होंने तो आपको कन्विंस करने की कोशिश की होगी। क्या डिमांड्स आपके सामने रखी, आपको किस अंदाज में कन्विंस करने की कोशिश की, और फिर क्या आपसे कन्विंस नहीं हुए वो? नहीं, वो देखिए, मैंने तो उनसे ये कहा कि जिस वक्त पे ये काम करना चाहिए था उस वक्त आप लोगों ने नहीं किया था, बल्कि जब आप कोर्ट गए थे वो भी आप लेट हो गए थे और कोर्ट ने आपको बहुत डांट लगाई थी कि आप अपने टाइम पर आए नहीं और प्रॉपर जगह पर नहीं गए, और आप यहां पर आके हमसे कह रहे हैं कि ये डिलिमिटेशन आप ठीक कर दें। तो कोर्ट का ये काम नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट गए, हम वहां भी चले गए थे, वहां भी यही काम हुआ था, वहां भी डांट पड़ी थी। फरूल नसीम साहब को बहुत बुरी तरह झाड़ दिया था एक तरह से, यानी पहले हाई कोर्ट में झाड़ पड़ी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी उनके साथ ये हुआ। लेकिन उसके बावजूद ये लोग इस पर रहे और ये इलेक्शन कमीशन चले गए। तो मैंने उनको ये समझाया कि इसका एक वक्त था, वो करना चाहिए था। सिर्फ डिलिमिटेशन पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और वोटर लिस्टों पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अगर हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो ये इलेक्शन तो फिर मजीद नहीं होगा। अच्छा, हाँ साहब, अब रीपोजिशनिंग हुई है फिर कराची की सियासत में। अब से पहले एक जमात एक तरफ थी, बाकी तमाम जमातें एक तरफ थी, और फिर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रही थी। इस वक्त जो रीपोजिशनिंग हुई है वो क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, जो उनकी स्टेटेड पोजीशन है इस वक्त। जमात इस्लामी ये चाहती है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये चाहती है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। क्या और सिर्फ एमक्यूएम जो है वो एक तरफ है और बाकी 3 जमातें एक तरफ है? नहीं, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एमक्यूएम के साथ आखिरी वक्त तक इंगेज रह रही है और कोई ना कोई साजिशी अमल जो है वो चल भी रहा है पीछे से। ये मेरा अंदेशा है, जो नहीं होना चाहिए। अब उन्हें बहुत क्लियर तरीके से कह देना चाहिए कि अब हम कोई चीज अटेंड नहीं करेंगे, इंटरटेन नहीं करेंगे, लेकिन वो ये बात नहीं कह रहे। एक बात,
पीटीआई का मसला भी यह है कि वो कंफ्यूज हैं। जुलाई में जब वो हाई कोर्ट गए थे तो वो पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जीडीए और पीटीआई सब गए थे कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो रिकॉर्ड तो दुरुस्त रहना चाहिए ना। जब पहली दफा इलेक्शन अनाउंस हुआ था, जो बारिश की वजह से आगे बढ़ा, तो पीटीआई भी गई थी कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, वो डिसमिस हो गई थी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ओरिजिनली वो इख्तियारात के लिए गए थे और ये कह रहे थे कि इख्तियारात नहीं तो इलेक्शन का क्या फायदा, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया। बिल्कुल ठीक। पीटीआई का जहां तक बात है, आप जैसे बता रहे खुर्रम शेर जमान ने आपके साथ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की है, तो अब अगर इंतखाबात होते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की कोई सीट एडजस्टमेंट या इलेक्शन अलायंस भी बन सकता है, या जमात इस्लामी सोच रही है किसी के साथ अलायंस में जाने का? देखिए, अभी तो सबने अपने अपने लोगों को खड़ा कर दिया है ना। देखिए, वही वाली बात थी, जब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ था तो उस वक्त एडजस्टमेंट हो सकती थी, चूंकि चेयरमैन वाइस चेयरमैन का यूसी का एक ही वोट होता है। लेकिन उस वक्त जगह जगह जब राब्ता हुआ तो पीटीआई के लोगों की तरफ से हमें यही जेस्चर मिला कि वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं कराची में, इसलिए उन्हें हमारे साथ बात नहीं करनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, आप इससे तो आपके अगर अंदाजा ये है तो आप करें। और हमने भी फिर अपने कैंडिडेट खड़े किए, उन्होंने भी कैंडिडेट खड़े किए और पार्टियों ने भी किए। तो अब तो इस वक्त तो इलेक्शन का जो पहला मरहला है, जिसमें यूनियन काउंसिल के इलेक्शन 15 जनवरी को होंगे, उसमें तो एडजस्टमेंट भी नहीं हो सकी, इत्तेहाद भी नहीं हो सकता। अलबत्ता इश्यूज पर मुश्तरका मौकिफ तो हो सकता है, तो वो मौकिफ तो देना चाहिए। दो किस्म के एहतजाज हो रहे हैं। एक वो एहतजाज है जो इलेक्शंस को रोकने के लिए हो रहा है, दूसरा एहतजाज इलेक्शंस कराने के लिए हो रहा है। एमक्यूएम की तरफ से यह फैसला किया गया है कि वो 9 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। तो क्या उसी रोज आप भी एहतजाज करेंगे, 9 जनवरी को काउंटर प्रोटेस्ट करेंगे? नहीं, देखें, हमें क्या जरूरत है इस बात की। हम हाई कोर्ट गए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हम इलेक्शन कमीशन में गए हैं। कल हमने सीएम हाउस की तरफ मार्च किया और धरना दिया, और वहां पर ज़ाहिर न्यूजीलैंड की टीम की वजह से हमने उनकी रिक्वेस्ट मान ली कि थोड़ी दूर रहे, वरना ज़ाहिर हम तो बिल्कुल ऑल आउट जाना चाहते थे। आप सब लास्टली मुझे क्योंकि ब्रेक लेनी है, मुझे लास्टली से फिर बताइएगा कि जमात इस्लामी या खुद हाफिज नईमुर रहमान इतने होपफुल क्यों है बल्दियाती इंतखाबात को लेकर? क्या है जो कराची में जमात इस्लामी अचीव कर सकती है? लास्टली बस जरा क्विकली बताइएगा, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। नहीं, हम तो काम कर रहे हैं। देखिए, हम मुसलसल काम कर रहे हैं, कराची की आवाज बन रहे हैं, लोग अपने लीडर्स को पसंद कर रहे हैं, लोग अपनी पार्टियों को चाहते हैं, लेकिन ये सारे लोग चाहते हैं कि कराची जमात इस्लामी के पास जाए, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे एमक्यूएम हो। सबके सपोर्टर की ख्वाहिश है कि मेयर जमात इस्लामी का है। तो और ये हम नहीं कह रहे हैं, अवामी राय के जो सर्वे आए हैं गैर जानिबदार, वो कह रहे हैं। बस देखें, अगर वो होगा तो ये होगा, मतलब इलेक्शन होगा और वोट डालेंगे लोग, और वोट डालने का हक मिलेगा, और फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाएगा पोलिंग स्टेशन पर, तो इंशाल्लाह जमात इस्लामी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज नईमुर रहमान साहब इमरीनी जमात इस्लामी कराची हमारे साथ मौजूद थे, और उन्हें उम्मीद भी है कि वो मेयर कराची बनेंगे अगर इंतखाबात होते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो कमसिन बच्ची बिलाखिर बाप की कई महीने की एफर्ट के बाद बाप के हवाले कर दी गई है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ये कहानी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म पर शेल्टर होम भेजी जाने वाली लड़की दुआए ज़हरा को आर्जी तौर पर उनके वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दे दिया, और यह फैसला दिया है कि मुस्तकिल हवालगी का फैसला ट्रायल कोर्ट की जानिब से किया जाएगा। दुआए ज़हरा ने अदालत को बताया कि मेरे माँ बाप और बहन अदालत में मौजूद हैं, मैं माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ। इस पर जस्टिस इकबाल कलोड़ ने फैसला सुनाते हुए रिमार्क्स दिए कि बच्ची छोटी है, वालिदैन के पास जाना चाहती है, शेल्टर होम में नहीं जाना चाहती। दुआए ज़हरा के वालिदैन के वकील जिब्रान नासिर ने एक पैगाम में कहा कि 7 माह की तवील जंग के बाद मुतासिरा बच्ची आखिरकार घर लौट रही है। हमें इस केस से कई सबक सीखने होंगे और चाइल्ड मैरिजेस रोकने के लिए इस्लाहात दरकार होंगी। यकीनन बच्ची के वालिद के लिए ये एक यादगार दिन था। 16 अप्रैल को कराची के इलाके अल्फला टाउन से एक बच्ची दुआए ज़हरा की लापता होने के मामला जब वो सामने आया, जिसमें बादशाह कई मोड़ सामने आए, मामले को मसलकी रंग देने से लेकर बच्ची पर वालिदैन की जानिब से तशद्दुद का इल्ज़ाम और फिर इंसानी स्मगलिंग की कयास आराइयों तक तरह तरह के तनाज़ात ने इस केस को उलझा दिया। बादशाह बच्ची ने मंजर आम पर आकर अपनी मर्जी से पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान से शादी का ऐलान किया, जिसके बाद कम उम्र की शादी और इससे जुड़ी कानूनी पेचीदगियों पर बहुत बहस शुरू हुई। बच्ची के वालिद बच्ची की कस्टडी हासिल करने के लिए लगातार अदालतों के चक्कर काटते रहे और मीडिया और सोशल मीडिया की रंगीन बयानबाजियों को खंद से बर्दाश्त करते रहे। आज जब बच्ची के वालिद अदालत से बच्ची को लेकर निकले तो उनके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। इसका इजहार उन्होंने किस अंदाज में किया, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। अल्लाह का शुक्र है, आज हम इस पोजीशन पे आए हैं कि मेरी बेटी जो है कोर्ट ने हमें इंटरिम कस्टडी हमारे हवाले कर दी है, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप सब सहाफ़ी भाइयों का
और ये मेरी सिस्टर भी खड़ी है। इन सब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने मेरे लिए जो अनथक मेहनत की, यकीन करें इसके बगैर शायद ये पॉसिबल नहीं था। ना समझी में किए गए गलत फैसले बसा औकात वालिदैन और औलाद के दरमियान इतने तवील फासले कायम कर देते हैं जिन्हें पूरी जिंदगी का पछतावा भी कम नहीं कर सकता। जो तहफ़्फ़ुज़ औलाद को वालिदैन के घर में हासिल है वो ना तो किसी शेल्टर होम में है और ना ही किसी जज्बाती ताल्लुक़ के बायस मिलने वाले घर में है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।